हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आइए लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। एंड आज की क्लास का जो फर्स्ट केस है वो है एक्स वर्सेस वाई 2024 दिल्ली हाई कोर्ट। ये दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिया हुआ जजमेंट है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था एडल्टर नॉट ए नेसेसरी पार्टी टू डाइवोर्स पिटीशन, डिक्री कैन बी पास्ड इन देयर एब्सेंस। यानी व्यभिचारी तलाक याचिका के लिए आवश्यक पक्ष नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में भी डिक्री पारित की जा सकती है। अब देखिए इस केस में हुआ क्या था। हस्बैंड और वाइफ शादी हुई, प्यार से इनका रिलेशनशिप आगे चल रहा था हस्बैंड वाइफ की तरह। बीच में बाद में क्या हुआ, हस्बैंड ने वाइफ पर केस लगाया कि वाइफ ने हस्बैंड के विरुद्ध एडल्ट्री का एक अपराध किया है, ठीक है। और इस एडल्ट्री को ध्यान में रखते हुए हस्बैंड चाहता है वाइफ से डाइवोर्स लेना, क्योंकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन है, सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, उसके तहत एक ये डाइवोर्स का आधार बन सकता है कि अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने एक दूसरे पार्टनर पे चीट किया है, एडल्ट्री का ऑफेंस किया है, तो उस बेसिस पर पार्टनर दूसरे पार्टनर को डाइवोर्स देकर तलाक ले सकता है। अब यही हस्बैंड का कहना था कि वाइफ ने मेरे विरुद्ध एडल्ट्री का एक अपराध किया है और ये अपराध डाइवोर्स तलाक का एक आधार बन जाता है, और कोर्ट से प्ली ले रहा था कि मेरे को तलाक दे दिया जाए। अब यहाँ पे क्या है, हम सबको पता है अगर आप तलाक ले रहे हो तो ये जो तलाक है ये एक सिविल प्रोसीडिंग है, ठीक। और सिविल प्रोसीडिंग में अगर आपको केस जीतना है या कोई भी फैक्ट को प्रूव करना है तो उसमें आपके पास कितना बर्डन है, तो एक बर्डन आता है आपका बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर, कि अगर आपको अपना सिविल वाद को जीतना है तो आपको अपना केस सिर्फ और सिर्फ 51% ही सिद्ध करना है। वहीं अगर कोई क्रिमिनल केस चलता है तो वहां पर आपको अपना केस 100% प्रूव करना होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर कोर्ट को यह भरोसा दिलाना होता है कि ये अपराध अभियुक्त ने किया है। परंतु सिविल वाद में 100% सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर पार्टी ने 51% केस ही सिद्ध कर दिया है, कोर्ट को भरोसा दिला दिया है कि हाँ कहीं ना कहीं अपराध इसी व्यक्ति ने किया है, तो आपको सिविल प्रोसीडिंग में जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। तो यहां पे भी यही हुआ है। अब ये जो एडल्ट्री का जो उन्होंने आधार लगाया था, इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ये जो अपराध है ना, ये एक बंद कमरे में किया हुआ अपराध है। अब बंद कमरे में जो किया हुआ अपराध होता है, जो वो कार्य होता है, उसको आप सिद्ध डायरेक्टली नहीं कर सकते, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल सकता, तो आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की सहायता पड़ेगी। परंतु यहाँ पर हस्बैंड ने जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की सहायता ली है, केस को सिद्ध करने के जो प्रयास किया था, वो काफी मतलब एक पेचीदा रुख हो चुका था। तो हस्बैंड ने 51% यानी बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो सिद्धांत है उसको यूज करते हुए अपना केस प्रूव तो कर दिया, परंतु कोर्ट को ज्यादा संतुष्ट नहीं कर पाए। यहां पे विचारण जो कोर्ट थी, यानी फैमिली कोर्ट, ने हस्बैंड को डाइवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी। अब उसके बाद जब वाइफ अपील में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, तो वाइफ ने बोला कि सर देखिए ये जो अपराध हुआ है ना, जो ये बोल रहे हैं कि मैंने एडल्ट्री करी है, उस एडल्ट्री के बेसिस पे उनको तलाक चाहिए, तो अगर सपोज चलो ठीक है मैंने एडल्ट्री करी भी है, तो एडल्ट्री मैंने किस व्यक्ति के साथ करी है, यानी कि यहाँ पर वाला बोला गया है एडल्टरर, जिस व्यक्ति के साथ एडल्ट्री का ये अपराध किया गया, यानी दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध बनाए गए हैं। यहाँ पे वाइफ का ग्राउंड है कि सर उस दूसरे व्यक्ति को भी तो नेसेसरी पार्टी बना देना चाहिए। भाई अगर आप चाहते हो कि इनको डाइवोर्स, हस्बैंड को प्रूव करना है कि मैंने एडल्ट्री का अपराध किया है, तो जिस व्यक्ति के साथ मैंने एडल्ट्री का अपराध किया है, यानी जिस हस्बैंड के अलावा जिस व्यक्ति के साथ मैंने संबंध बनाए हैं, जिसको हम एडल्टर बोल रहे हैं, इसको भी तो पार्टी बनाने देना चाहिए इस कार्यवाही में। यानी कि वाइफ ने बोला इसको हमें नेसेसरी पार्टी बना देना चाहिए। अब सीपीसी में नेसेसरी पार्टी का मतलब होता है ऐसा पार्टी कि जब तक उसको हम पार्टी नहीं बनाते तो कोर्ट किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती, यानी उसको पार्टी बनाना तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तभी उस केस को हम समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइफ ने ये बोला कि एडल्टर को भी हमें नेसेसरी पार्टी के तरह केस में एक पार्टी बना देना चाहिए, तभी आप एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि मैंने अपराध करा भी है या नहीं। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि नहीं, पार्टी में ये जो केस है ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का मैटर है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ ही इस केस में पार्टी है। यहां पर इस व्यक्ति को पार्टी बनाने में कोई भी तुक नहीं है।
तो यहां पर अगर जो डिक्री पास करी गई है वो खाली हस्बैंड और वाइफ के पर्सपेक्टिव से ही करी गई है, यहां पर इस व्यक्ति को हमें पार्टी बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट केस है हमारा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स। इस केस को आपको ये मान के चलिए 2024 का ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जहां पे बात करी गई थी कि सब क्लासिफिकेशन करी गई थी एससी कैटेगरी की। देखिए जब भी हम किसी की इसको हम डायग्राम से ही समझते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी की, कि भाई हम हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है, हम हर व्यक्ति को इक्वल ही ट्रीट करेंगे। परंतु इसके अपवाद है, जिसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में आपको कुछ लाभ मिलता है। आर्टिकल 15 में कैसा लाभ मिलता है? आर्टिकल 15 में मिलता है आपको एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब कि अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं तो आपको इस एजुकेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन दे दिया जाता है, राइट। 16 में बात करी गई है कि अगर आप जॉब या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बेनिफिट चाहते हैं तो आपको रिजर्वेशन दे दिया जाता है। अब ये जो रिजर्वेशन 15 और 16 में दिया गया, ये हर एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, ये कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में आर्टिकल 15 ये एक अपवाद हो गया आर्टिकल 14 का। जॉब से रिलेटेड जो आपको रिजर्वेशन दिया जाता है वो 16 हो गया अपवाद आर्टिकल 14 का। यानी कि 14 बात करता है हर एक व्यक्ति को हमें सामान्य तौर से सामान्य नियम से ही देखना है, इक्वल ट्रीटमेंट देना है, परंतु इसके अपवाद कहां हो गए? 15 और 16, ठीक है। अब एक आर्टिकल और है आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 बात करता है कि प्रेसिडेंट साहब के पास ये शक्ति है कि वो एक लिस्ट तैयार करेंगे और उस लिस्ट में बताएंगे कि हमने किस कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में रखा है, यानी रिजर्वेशन का बेनिफिट किस कास्ट को यानी किस कम्युनिटी को हमें देना है। उसके बाद पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी अन्य कम्युनिटी को भी उस लिस्ट में ऐड कर सकती है या फिर उस लिस्ट से बाहर किसी अन्य कम्युनिटी को निकाल सकती है, ठीक है। अब यहां पे भी क्या हुआ है, जैसा कि हम सब जानते हैं शेड्यूल कास्ट को भी रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो या चाहे जॉब से रिलेटेड हो। परंतु अगर हम बात करें ओबीसी से रिलेटेड यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस में इंदिरा साहनी वाला जो केस आया था उसमें एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया था, उसमें भी एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया था, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग तो हैं, यानी उन्हें रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए, परंतु वो अपने आप में इतने सक्षम हो चुके हैं कि उन्हें रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि सपोज करो कोई ओबीसी का है व्यक्ति, परंतु उसके दादा या उसके फादर एक अच्छे वेल सेटल्ड, उन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया हो या अच्छी जॉब में हो, जिन अब वो अपने बच्चों को या परपोते को अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं। ऐसे में अब ये व्यक्ति ओबीसी का फायदा नहीं उठा सकता, यानी ओबीसी के अंतर्गत जो रिजर्वेशंस दिए जाते हैं वो नहीं लेगा, क्योंकि वो व्यक्ति कहां गया है? क्रीमी लेयर में। ये इंदिरा साहनी वाले केस में बता दिया गया था बहुत अच्छे से। अब जैसे ही ओबीसी का ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया था उसके बाद से काफी ये एक मुद्दा उठने लगा था कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसे भी एससी लोग मिलेंगे जो शेड्यूल कास्ट में है, जो काफी एस्टेब्लिश्ड है। कुछ फैमिलीज ऐसी है पढ़ी लिखी वेल एस्टेब्लिश, जिनको रिजर्वेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, परंतु वो रिजर्वेशन अभी भी डिमांड करते हैं एससी की। अब इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के पास अगेन यही बात पहुंची कि सर जो ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। फर्दर क्लासिफिकेशन मतलब कि ठीक है आप शेड्यूल कास्ट में हैं, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, परंतु जितना बेनिफिट आपको मिल रहा है उससे अधिक बेनिफिट किसी और व्यक्ति को अभी उस चीज की आवश्यकता है, ठीक है। सपोज करो सालाना इनकम आपके फैमिली में 10 लाख रुपए है और आप शेड्यूल कास्ट में, अन्य फैमिली जो शेड्यूल कास्ट है वो सालाना इनकम उनकी 50,000 रुपए है, तो क्या उनको दोनों फैमिली को क्या सेम रिजर्वेशन मिलना चाहिए? नहीं ना। जो 50,000 सालाना कमाते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए रेदर देन जो फैमिली साल के 10 लाख रुपए कमाती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और ये जो स्टेट अपना ये रिजर्वेशन लेकर आती है, यानी रिजर्वेशन में भी फर्दर रिजर्वेशन, ये जो एक स्टेट लेकर आती है बिल्कुल सही है। हमें हर चीज को ध्यान में रखते हुए ये कार्यवाही करनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा केस का नाम स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल आउट किया है कि सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट परमिसिबल टू ऑल
एलोकेट सेपरेट कोटास फॉर मोर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि शेड्यूल कास्ट में भी हम मोर बैकवर्ड क्लासेस को देखेंगे और उनको ज्यादा बेनिफिट हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट केस हो गया हमारा धनुषवीर सिंह वर्सेस डॉक्टर इला शर्मा 2024 इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। यहां पे क्या बोला गया है, सिविल इम्प्रिजनमेंट ऑफ कंपनी डायरेक्टर एम्प्लॉय कैन नॉट बी ऑर्डर टू एनफोर्स मनी डिग्री अगेंस्ट जजमेंट डेटर कंपनी, यानी निर्णय ऋणी कंपनी के विरुद्ध धन संबंधी डिग्री को लागू करने के लिए कंपनी के निदेशक कर्मचारी को सिविल कारावास का आदेश नहीं दिया जा सकता। देखिए सीपीसी में क्या होता है, यानी जब भी हम सिविल वाद लेके चलते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मनी डिक्री पास हो जाती है। मनी डिक्री मतलब कि एक पार्टी हार गई, जो पार्टी हारी उसको क्या बोलेंगे, जजमेंट डेटर, और जो पार्टी जीती उसको डिक्री होल्डर। अब ये जो पार्टी हारी है इसको कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपको सपोज करो कि 25,000 रुपए इस व्यक्ति को देने, ठीक है, सिर्फ मनी डिक्री है तो आपको 25,000 रुपए दोगे, दिक्कत की फिर कोई बात नहीं। परंतु ये जो व्यक्ति है 25,000 रुपए इसको नहीं दे रहा, तो यहाँ पे हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में कुछ सेक्शंस हैं जहां पे हमें प्रावधान दे रखा है कि आपके विरुद्ध अगर मनी डिक्री पास कर दी गई है और आप वो मनी यानी पैसे उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हो जिसको देने चाहिए, जो डिक्री में लिखा है, ऐसे में अब क्या होगा, अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो आपको सिविल जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल्स होगा हमारे सेक्शन 51, सेक्शन 55, सेक्शन 58 है एंड ऑर्डर 21 रूल 46 है आई गेस, ठीक। ये कुछ सेक्शंस हैं जहां पे हमें प्रावधान दे रखा है कि अगर आप पैसे नहीं देते हो तो आपको सिविल जेल काटना पड़ेगा। जैसे 58 में क्या है, 58 में दे रखा है कि अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का पैसा आपको देना है और आप नहीं देते हो तो आपको 3 महीने जेल में काटना पड़ेगा। अगर 2,000 से 5,000 के बीच का पैसा है और आप नहीं भरते हो तो आपको 6 हफ्ते जेल में काटने पड़ेंगे। और अगर 2,000 रुपए से कम का पैसे आपको देने आप नहीं देते तो आपको किसी भी प्रकार का सिविल जेल में सजा नहीं काटनी पड़ेगी। ये हमारा सेक्शन 58 लिखा है। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, ये तो हम समझ जाते हैं, जब एक व्यक्ति के विरुद्ध जजमेंट पास होता है दूसरे व्यक्ति को पैसे देने के लिए, वहां तो हम समझ जाएंगे अगर व्यक्ति ने पैसे नहीं भरे तो वो जेल में उसको बंद कर दिया जाएगा। परंतु सर उसका क्या होगा कि अगर कोर्ट ने जो डिक्री पास करी वो किसी कंपनी के विरुद्ध करी, सपोज करो मैंने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कंपनी को मुझे पैसे देने हैं और डिक्री भी पास हो गई कंपनी के विरुद्ध कि कंपनी को आदेश कर दिए गए कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए जाएं। कंपनी अगर पैसे वापस नहीं करती तो क्या कंपनी को उठाकर हम जेल में डालेंगे? ये क्वेश्चन काफी बार सुप्रीम कोर्ट में भी अराइज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बार बार कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में हम कंपनी को तो जेल में डाल ही नहीं सकते। तो बचा कौन? डायरेक्टर, भाई जो उस कंपनी का डायरेक्टर है या कोई भी एम्प्लॉय जो उसको मैनेज करता है कंपनी को, हम क्या उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल देंगे? तो हर बार सवाल आता नहीं। हम कंपनी के बेसिस पर किसी भी डायरेक्टर या कंपनी को उठाकर, एम्प्लॉय को उठाकर, मैनेजमेंट को उठाकर जेल में बंद नहीं कर सकते कि आपने पैसे नहीं भरे तो चलो डायरेक्टर को उठाओ और जेल में बंद कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। परंतु सर क्या कभी भी नहीं हो सकता? तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति में अगर किसी कंपनी के विरुद्ध मनी डिक्री पास हुई है और वो पैसे नहीं देते, ठीक है, मनी डिक्री पास हुई और वो पैसे नहीं भरते, तो ऐसे में कोर्ट डायरेक्टर या ऐसे व्यक्ति जो उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अब हमें सारा हिसाब किताब बताइए कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी उस प्रॉपर्टी में से आप कितने व्यक्तियों को कितने पैसे देना है, यानी कि सब कुछ बताना है। तो यानी कोर्ट आपको एक मौका दे रही है कि अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो, आप आए कोर्ट और हमें समझाएं। उसके बाद भी अगर आप कोर्ट नहीं आते हो, समझाते नहीं हो, कोई भी लिखा जोखा नहीं देते हो, तब ऐसे में हम ऑर्डर 21 रूल 46 की सहायता से आपको यानी डायरेक्टर को या किसी भी पर्सन को जो मैनेज कर रहा है उस कंपनी को, उसको 3 महीने तक के लिए सजा का प्रावधान यहाँ पे दे रखा है। तो ये एक जजमेंट था जिसमें मैंने आपको एक लीगल रिक्वायरमेंट या लीगल एक प्रोविजन अभी बता दिया कि कंपनी को कि यानी किन परिस्थिति में अगर कंपनी ने पैसे नहीं भरे तो हम डायरेक्टर को 3 महीने तक की सजा दे सकते हैं। और कौन सा सेक्शन है, कौन सा हमारा ऑर्डर है? ऑर्डर 21 रूल 46। ठीक, चलिए। तो यहां पे भी कोर्ट ने ये बोला कि सिविल इंप्रिजनमेंट तो देखो हो नहीं सकती किसी भी डायरेक्टर की, एम्प्लॉय की, ठीक, परंतु किस परिस्थिति में हो सकती है वो मैंने आपको ऑर्डर नंबर बता दिया। नेक्स्ट केस है हमारा राहुल पटेल वर्सेस हेमलता मालविया 2024 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।
रूल दैट ए वाइफ कैन नॉट बी डिनाइड मेंटेनेंस सिंपली बिकॉज शी इज एजुकेटेड। यानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी पत्नी को सिर्फ इसलिए भरण पोषण देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह शिक्षित है। कभी आपने जब लॉ पढ़ी, स्पेशली सीआरपीसी का सेक्शन 125 या मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट का या हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का जो सेक्शन 24 पढ़े हैं, 24, 25, कभी आपके माइंड में ये चीज़ आई है कि सर अगर हस्बैंड वाइफ की शादी हो जाती है और किसी भी कारणवश इनमें सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, और अगर वाइफ काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी है पर जॉब नहीं कर रही, तो क्या ये वाइफ अपने हस्बैंड से भरण पोषण ले सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? आई होप जरूर कभी ना कभी किसी पॉइंट पर आपको ये सवाल जरूर आया हुआ। वहां पर क्या होता है, यही सवाल क्या हुआ, यही सवाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने आया। इस केस में क्या हुआ है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेपरेशन हो गया, वाइफ काफी पढ़ी लिखी थी, ठीक है। अब हस्बैंड ने प्ली करा है कि सर देखिए, हमारे जो सेक्शन 125 सीआरपीसी या अदर प्रोविजंस जो हैं वहां पे लिखा है कि हम यानी हस्बैंड अपनी वाइफ को तभी मेंटेन करेगा जब वो जो वाइफ है वो अनेबल है, वो असक्षम है अपने आप का भरण पोषण करने के लिए। उन्होंने बोला, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, बिल्कुल सही बात है। फिर हस्बैंड ने बोला कि सर जो ये असक्षम शब्द है ये तो तब लागू होगा ही नहीं अगर ये जो वाइफ है पढ़ी लिखी है। भाई अगर कोई बच्चा या कोई भी वाइफ, हस्बैंड, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो क्या वो असक्षम है? क्या वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकता? हस्बैंड का ये कहना था कि सर वाइफ मेरी पढ़ी लिखी है, वो चाहे तो कल जॉब करके अपना भरण पोषण कर सकती है, तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं? एंड ये कभी ना कभी आपके माइंड में भी थॉट आया होगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अपना आप भरण पोषण कर सकता है, अगर जॉब नहीं करा वो बात अलग है, पर जॉब के लिए एलिजिबल तो है ना। हस्बैंड का जो तर्क था वो बिल्कुल ठीक था। मैंने भी सोचा, आपने भी कभी ना कभी ये चीज सोची होगी। पर यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी ही एक अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना ये जो कि कोई व्यक्ति अगर असक्षम है अपना भरण पोषण करने के लिए तो वो मेंटेनेंस ले सकता है, अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो असक्षम नहीं है, चलो मैंने आपकी ये बात मान ली, परंतु क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हो आज के टाइम पे वो ही व्यक्ति अगर कल जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको जॉब मिल जाएगी? ठीक है, ये कितना अच्छा पॉइंट बोला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कि आप मुझे गारंटी दे दीजिए कि आप ये व्यक्ति जब यानी आपकी वाइफ जब जॉब के लिए अप्लाई करेगी कल, परसों या 1 महीने बाद, तो उसको जॉब मिल जाएगी। और चलो जॉब मिल भी गई तो क्या ये जॉब के बाद ये उस स्टेटस पे आ जाएगी जिस स्टेटस पे आप हो आज? तो जस्ट बिकॉज आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है तो ये मतलब नहीं है कि वो सक्षम है। हाँ, ये बात है, देखिए सेक्शन 125 में एक 128 में ये भी प्रोविजन है कि अगर हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर आ जाता है और भविष्य में चलकर कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो ये मेंटेनेंस वाला जो ऑर्डर है ना उसको कोर्ट खारिज भी कर देती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यही बोला है हस्बैंड को कि देखिए, पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सक्षम है। हाँ ठीक है, जॉब के लिए सक्षम है, जॉब के लिए अप्लाई करेगी, ठीक है, जैसी जॉब मिल जाएगी और जॉब के बाद उस स्टेज पर, उस चरण पर आ जाएगी कि अपना सोशल स्टेटस मेंटेन कर सकती है। तो जब आप मेरे कोर्ट में आकर खारिज की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि सर आपने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर मेरे विरुद्ध किया था उसको खारिज कर दीजिए क्योंकि मेरी वाइफ की जॉब लग चुकी है और उसे 4 या 5 या 10 साल हो गए हैं और अब वो एक स्टेटस मेंटेन कर रही है, तो प्लीज अब आप इस मेंटेनेंस ऑर्डर को खारिज कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना अच्छा तर्क था एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कि ठीक है पढ़ी लिखी है बट इसका मतलब ये नहीं कि सक्षम है। एंड ये बात फैक्ट है कि आप कल जाओगे तो क्या आप गारंटी ले रहे हो कि आपको जॉब मिलेगी? आजकल तो जॉब मिलती ही नहीं है बहुत इजीली, और मिल भी जाती है तो 25,000, 30,000, 20,000, तो क्या इतने में खर्चा हो रहा है? तो यहाँ पे काफी अच्छा एक तर्क दिया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने। केस को याद रखना, आप अपने मेंस आंसर राइटिंग को लिखते समय इस केस को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है एनएफ रेलवे वेंडिंग एंड कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court initially disagrees that second special leave petition can be filed if first SLP was dismissed without reasons or was withdrawn. सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभ में इस बात से असहमत था कि यदि पहली विशेष अनुमति याचिका बिना कारण बताए खारिज कर दी गई थी या वापस ले ली गई थी तो दूसरी विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए यानी उनका जो क्षेत्र अधिकार है वो काफी अलग अलग है। जैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया हमारा आर्टिकल 131 में, 132 में अपीलेट जुरिडिक्शन हो गया, ठीक है।
तो अगर हम किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना चाहते हैं या अपील करना चाहते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध, तो हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 134A, जिसमें हाई कोर्ट को बता रखा है कि अगर हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील हो रही है तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि हाँ, आपका जो ये अपील जाएगा ना मेरी अदालत से, ये अपील जाने लायक है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि 90% लगभग केसेस ऐसी होते हैं जिसमें हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि ये जो आप अपील लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो ये सुप्रीम कोर्ट जाने लायक ही है। परंतु इसके अलावा भी एक आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 136, जो कि बात करता है एसएलपी की। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि ये वो परिस्थितियां हैं जब आपको हाई कोर्ट की सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे किसी भी अदालत के जजमेंट के विरुद्ध, चाहे वो कोई सी भी अदालत हो। ठीक है, तो आर्टिकल 136 में आप क्या करोगे, एसएलपी दायर करोगे। अब देखिए, जब भी आप हाई कोर्ट में एसएलपी दायर करते हैं ना, तो कुछ 4 परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति कि उस एसएलपी को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसको डिसमिस कर देगी, वो भी कैसे, प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी क्या, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सेकंड परिस्थिति होती है कि अगर आपने एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर करी तो सुप्रीम कोर्ट उस एसएलपी को मेरिट के बेसिस पे खारिज कर देगी। मैं आपको इस सारी चीजें बताऊंगा, वेट करिए। तीसरी परिस्थिति हो जाएगी कि अगर आपने एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर करी, सुप्रीम कोर्ट उस एसएलपी को अलाउ कर देगी। एंड चौथी है विड्रॉ वाली, कि आप एसएलपी अपना वापस मांग रहे हैं कि मैंने जो एसएलपी दायर करी थी उसको मैं वापस ले रहा हूं, मैं कोई एसएलपी दायर नहीं करना चाहता। अब पहले समझते हैं डिसमिस्ड प्राइमा फेसी क्या मतलब है। देखिए, एसएलपी दायर आप जब भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली करते हैं, यानी किसी भी निचली अदालत के जजमेंट के विरुद्ध आप अपील करना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 136 के तहत आप एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट पहले ये भी देखेगा कि जो आप मेरे कोर्ट में आके एसएलपी दायर कर रहे हैं, जिस केस के लिए कर रहे हैं, क्या उस केस में दम है कि मैं अपना इतना टाइम खर्च करूं। तो पहला चरण यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसी यानी ऊपर ऊपर से अपने आप को संतुष्ट करना चाहेगा कि क्या इस केस में दम है। अगर दम है तो कोई बात नहीं, क्या होगा, अब हम दूसरे चरण में आ जाएंगे। अगर दम नहीं है तो यहीं से केस को क्या कर दिया जाएगा, खारिज। कि टाइम इतना खर्च क्यों करे, सुप्रीम कोर्ट कोई छोटी मोटी कोर्ट नहीं है, एपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊंची कोर्ट है। अगर पहली परिस्थिति यानी पहला चरण उस एसएलपी ने पास कर दिया, उसके बाद आता है दूसरा चरण, डिसमिस्ड ऑन मेरिट, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट उस केस में अच्छे से घुसेगी, सब चीज जांच पड़ताल करेगी, मेरिट्स पे उस केस को डिसाइड करेगी, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट अपना दिमाग लगा रही है। तो दिमाग लगाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि नहीं, केस में दम नहीं है, इसको तो अभी के अभी खत्म कर देना चाहिए, तो यहाँ पे केस को खारिज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तीसरी परिस्थिति होती है कि अगर इस केस को खारिज नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को खारिज नहीं करती तो केस को क्या करेगी, अलाउ, कि हाँ ठीक है, इस केस को अब हम सुनेंगे। अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ये अपने आप को संतुष्ट करना चाहती है कि क्या इस केस में इतना दम है कि मैं अपना टाइम खर्च करूं, जो सुप्रीम कोर्ट का टाइम है वो खर्च करने लायक है इस केस में, नहीं। अगर है तो केस को फिर अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो दो परिस्थिति है ना, ये जो दो परिस्थितियां हैं जिसमें एसएलपी को खारिज किया जाएगा मेरिट के बेसिस पे, मतलब कि दिमाग लगा के जब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि नहीं केस में दम नहीं है, खारिज कर दो जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, तो इन दो परिस्थिति में रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है यानी सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी वो अप्लाई हो जाएगा कि अगर एक बार केस सुप्रीम कोर्ट ने इस चरण या इस चरण में अपना डिसीजन दिया है तो आप दोबारा से एसएलपी लेकर नहीं आ सकते। यानी कि अगर एक बार केस ने सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है मेरिट पर, तो भाई आप दोबारा एसएलपी लेके नहीं आओगे, या अगर एसएलपी को अलाउ कर दिया गया है जो भी बाद में डिसीजन आया है और वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया, तो आप दोबारा एसएलपी लेकर नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है वो अप्लाई हो जाएगा। रेस जुडिकेटा का है वो हम डिस्कस नहीं करते, बस आप ये समझिए रेस जुडिकेटा कहता है कि एक बार जो केस सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया तो अब आप दोबारा से केस लेकर नहीं आ सकते। ठीक, तीसरी परिस्थिति होती है विड्रॉ की। यहां पे जो बात आई थी इस केस में वो यही आई थी कि अगर एसएलपी को, स्पेशल लीव पिटीशन को कोई पार्टी विड्रॉ कर लेती है, वापस ले लेती है, या इस एसएलपी को प्राइमा फेसी शुरुआती तौर पर ही खारिज कर दिया जाता है, तो क्या अभी भी रेस जुडिकेटा लगेगा या नहीं लगेगा?
ये मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट जो पहले जो जजमेंट आए थे वहीं उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ये केस चल रहा है, अभी निर्णय नहीं आया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर किसी पार्टी ने विड्रॉ कर लिया है या प्राइमा फेसी केस को खारिज कर दिया गया है तो यहां पर रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है कि पार्टी दोबारा से एसएलपी दायर कर सकती है, परंतु जब दोबारा से पेटिशन गई इन जजमेंट के विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना, पार्टीज का यही कहना कि सर ऐसे तो अगर बार बार पेटिशन शुरुआती तौर पे खारिज हो रही है तो पार्टी तो बार बार एसएलपी करती रहेगी, उनके पास अधिकार है। तो पार्टी चाहती है कि सर अगर शुरुआती तौर पर एसएलपी खारिज हो जाती है तो यहां पर भी रेस जुडिकाटा लग जाना चाहिए, जिससे कि कोर्ट का समय बेफालतू का टाइम खर्च ना हो। तो ये डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आई होप जब ये डिसीजन आएगा तो मैं आपके समक्ष जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का वो आपके समक्ष मैं रख दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।